वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेट को ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है और इसमें हम कई साल से बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारे साथ क्या था कि हम यूट्यूब पर अपनी पूरी क्लासेस नहीं देते थे। हमारी जो क्लासेस होती हैं बेसिकली गूगल मीट या फिर जूम के चैनल पर होती हैं। ठीक, तो जूम ऐप पर हम पढ़ाते हैं या फिर गूगल मीट पे पढ़ाते हैं। लेकिन इस साल से हमने क्या किया है कि अपने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी हम अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। यूट्यूब पर इससे पहले सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देते थे, इसके अलावा हम क्लासेस नहीं लेते थे। ठीक, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द ही किसी दिन आप लोगों को लाइव क्लासेस भी हम दिया करें यूट्यूब पर। लेकिन अभी तो संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है, इस वजह से ऐसा है। और हम कई दिनों से प्लान कर रहे थे जो कि हो नहीं पा रहा था, और अभी हमने समय निकाला है और मैनेज किया है, तो हमने सोचा है कि अब आप लोगों को हम यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस आप लोगों को अपलोड कर दिया करें। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी करने के लिए आप लोग हमसे जुड़िए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और जो हमारी गूगल मीट पे या फिर जूम पे जो हमारी क्लासेस चलती हैं उनमें आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ 2026 में ही सेलेक्ट हो जाइए, जिस तरीके से दूसरे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की अगर आपको कोई क्वेरी है आपके एग्जाम से रिलेटेड, है ना, किस तरीके से कब फॉर्म आएगा, है ना, कहाँ पे किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जाती है, सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे। ओके, तो हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चैप्टर है एनसीईआरटी का, और आप लोगों ने अच्छे से पहले भी पढ़ा होगा। तो हम वही क्वेश्चंस आपको पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि यूपी का जो यूपी सीनेट पेपर है और जो एम्स का है वो मेरे ख्याल से मई या जून में ये एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपनी तैयारी अभी से मजबूत करनी पड़ेगी। मुश्किल से हमारे पास 4-5 महीने का समय है। ठीक, तो इन 4-5 महीनों में हम एक क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको सारा सिलेबस रिवाइज करा देंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, और हमारी जो जूम पे क्लासेस चलती हैं उनमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और आपका सिलेक्शन निश्चित है इस साल। क्लियर, तो 2026 के लिए हम जो ये चैप्टर आज उठाए हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस या ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोगों के करीब जो है एग्जाम में 2 से 3 सवाल एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया था और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक, और आज हम ये लेक्चर पढ़ा देंगे और इसके कल हम आपको ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। क्लियर, तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं बेटा तो ये क्या होते हैं, विवी पेरस होते हैं। क्या होंगे, विवी पेरस ऑर्गेनिज्म। विवी पेरस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्ट बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो ये भी आप बात याद कर लीजिए। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, डाइईशियस। डाइशियस, डाइशियस का मतलब होता है कि मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक, तो ये टेक्निकल टर्म है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डाइशियस, ह्यूमन बीइंग भी डाइशियस है। इसके अलावा डाइशियस और कौन हो सकता है, एस्कैरिस भी होता है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो एस्कैरिस है वो भी इसके टर्म में पूछा जा सकता है। ठीक, तो एस्कैरिस भी क्या है, डाइशियस ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक टर्म होता है जो मेल फीमेल को अलग करती है ना। तो यहीं पे आप इसको याद कर लीजिए कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म मतलब यह है कि मेल और फीमेल दो बॉडीज अलग अलग दिखाई दे रही हैं। दूर से आपने पहचान लिया कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो उसको क्या कहेंगे आप? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हम सेक्सुअली पता नहीं कर पाते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है देखने के बाद, तो वैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन में पाई जाती है। ठीक, एस्कैरिस में भी है, कॉकरोच में भी है ना। एस्कैरिस के अलावा आप कॉकरोच भी लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसके आगे फिर हम पढ़ाते हैं। हो गया बेटा। तो जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये क्या है? जैसे ये मेल और फीमेल को अलग अलग करती है, ठीक। तो ये बेटा क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, ठीक है। आवाज का भारीपन हो जाता है। इसी तरीके से फीमेल्स में क्या होता है कि जो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर देखेंगे तो आवाज़ उनकी पतली हो जाती है, दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, है ना। और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में आते हैं, ठीक। तो इनको नोट करिए फटाफट। चलिए, अब लिखिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं मेल के लिए अलग हैं और फीमेल के लिए अलग। ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है, सभी को पता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा? लो पिच वॉइस, वॉइस क्या होगी? लो पिच हो जाएगी, भारी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फेशियल हेयर मतलब दाढ़ी मूछें, ठीक है। फेशियल हेयर और मस्कुलर ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। बाकी चीजें इसमें क्या होगा? यहाँ पे है लो पिच वॉइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? हाई पिच वॉइस, ठीक है। फेशियल हेयर्स नहीं होंगे, मस्कुलर ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी मेल में होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, इनको इसी तरीके से याद कर लीजिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये याद कर लीजिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, नोट करिए। इसके अलावा मेल में एक चीज और याद कर लीजिए, लैरिंग्स डेवलपमेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? लैरिंग्स का डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेस लिख लो एज कंपेयर टू मेल, ओके। हो गया बेटा। चलिए,
अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं सीधे। ठीक, तो इनको भी इसी तरीके से हम चार्ट बना के आपको पढ़ाएंगे और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक, तो इधर साइड में आप लिख लीजिए ऑर्गन्स। ठीक, और इधर साइड में लिख लीजिए मेल और यहाँ पे लिख लीजिए आप फीमेल। ठीक है, तो ये जो टेबल हम बनाए दे रहे हैं इसको इसी तरीके से आपको याद करना है। क्लियर? तो अगर हम बेटा बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। ठीक, तो अगर मेल में देखा जाए तो मेल में यहाँ पे क्या होते हैं बेटा टेस्टिस। ठीक, और जो फीमेल है इसमें क्या होंगे ओवरी। ठीक, ये टेबल याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से एसेसरी डक्ट, तो एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं वो क्या होंगी यहाँ पे मेल में रेटी टेस्टिस आरटी, वासा इफ्रेंसिया मिलेगा, इसके बाद एपिडिडाइमिस मिलेगा और इसके बाद वास डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई एसेसरी डक्ट्स हो गई किसमें मेल के अंदर। इसी तरीके से फीमेल के अंदर मिलेंगी एसेसरी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, इसको एफटी से लिखे दे रहा हूं मैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक, इसके अलावा यूटेरस, एंड वेजाइना। ठीक है, यूटेरस एंड वेजाइना। ठीक, इसके बाद आ जाओ तीसरा ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है मेल में पेनिस और फीमेल में क्या है 5 होते हैं। कौन कौन से मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस और लास्ट में क्या आ जाएगा हाइमेन। ठीक, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं आपको। ओके, हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देख लीजिए इसमें एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी होंगी मेल में सेमाइनल वेसिकल। ठीक, इसके अलावा प्रोस्टेट होगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, और यहाँ पे जो है एक ही ग्लैंड होती है फीमेल में दैट इज बार्थोले। ठीक है, इसी को हम लोग बेटा वेसिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर।
ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसी को हम लोग वेस्टिबुलर भी कहते हैं या फिर बार्थोलिन। तो फीमेल में एक ही एसेसरी ग्लैंड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको वेस्टिबुलर या फिर बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, हो गया। अब अगर हम बेटा बात करते हैं टेस्टिस की, तो यहाँ पे हेडिंग लिखिए टेस्टिस। सबसे पहले मेल का पढ़ेंगे, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम बेटा बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक, तो ये ओवल होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में, ठीक। ह्यूमन की बात चल रही है अभी, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रोटम में नहीं होते हैं, ठीक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जो उनके जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एलिफेंट की, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं व्हेल की, ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेमेलियन होते हैं लेकिन उनके अंदर टेस्टिस का डिसेंड नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं, व्हेल एंड एलिफेंट्स, ठीक। तो व्हेल और एलिफेंट जो है इनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस का डिसेंड नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं, इंटरनल होते हैं, इंटरनल टू एब्डोमेन, ठीक। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि फीमेल में ओवरीज पाई जाती है, ठीक। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या होता है, इन ह्यूमन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मंथ्स ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी का पीरियड, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान 7वें महीने के दौरान जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या होता है, डिसेंड हो जाते हैं, किस महीने में, 7th मंथ, ठीक। 7वें महीने में क्या होंगे, ये डिसेंड कर जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, जो टेस्टिस होते हैं वो इस तरीके से एक थैली में होते हैं, इस तरीके से, ठीक। और ये मान लो ऊपर का हिस्सा पूरा एब्डोमेन का है, ठीक। तो यहाँ पे एक पार्ट होता है इस तरीके से जिसको इनगुइनल कैनाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनगुइनल कैनाल। तो इनगुइनल कैनाल के सहारे जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, एक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो टेस्टिस है वो क्या हो गए, बाहर आ गए, क्लियर। अब यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है टेस्टिस का उसे कहते हैं गुबर्नाकुलम। क्या कहेंगे, गुबर्नाकुलम। जो अटैचमेंट होता है किसका, टेस्टिस का और स्क्रोटम की दीवार का, उसे क्या कहेंगे, गुबर्नाकुलम। तो गुबर्नाकुलम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो टेस्टिस के अंदर डेवलप होंगे स्पर्म्स, तो उनके जिंदा रहने के लिए, उनको अलाइव रखने के लिए क्या होता है कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा,
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम करना पड़ता है, तभी सही से जो स्पर्म्स हैं वो डेवलप हो पाएंगे, वरना उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पर्म्स की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कमी आएगी। जब क्वालिटी क्वांटिटी में कमी आएगी तो क्या होगा, अच्छे से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ही तो है, हमारे पुराने लेक्चर्स में आप जाके देखिएगा। ठीक, तो इंक्रीज इन नंबर ही तो होना है रिप्रोडक्शन में, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि ऊपर वाले ने सिस्टम बना दिया कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ह्यूमन में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को भेज दो। ठीक, तो ये 7 मंथ ऑफ गेस्टेशन के दौरान ये काम किया जाता है। ठीक, जब हम लोग मम्मी के यूट्रस में रहते हैं उसी टाइम पे। क्लियर, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। हो गया, अब ये मान लो कि ये स्क्रोटम है और ये है टेस्टिस। ठीक, ये यहाँ गुबर्नाकुलम है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये क्या है, इन्वेनल कैनाल। ठीक, इसको नोट कर लो, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उससे क्या होते हैं, जो हमारे टेस्टिस हैं वो इस तरीके से सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेस्टिस हैं वो 7 मंथ के पीरियड में बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या कहेंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, कब, जब टेस्टिस फेल हो जाए, फेल्स टू डिसेंड्स। ठीक है, बाहर आने में असमर्थ हो जाए, तो ये एक बीमारी है जिसको क्या कहेंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म कहेंगे। तो क्रिप्टोर्किडिज्म जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा के लिए स्टेराइल होते हैं। ठीक है, वो कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, नोट करिए। हो गया बेटा, अब जो टेस्टिस है उसको हम सिंगल करके बनाते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके का टेस्टिस है, मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसकी 3 लेयर्स होती हैं बेटा। ठीक, तो सबसे बाहर कवरिंग होगी एक आउटर, इसके बाद एक मीडियल होगी जिसको क्या कहेंगे, मिडिल, और सबसे अंदर वाली जो है उसको इनर लेयर कहेंगे, है ना। और सभी के नाम है कुछ ना कुछ, तो इन सभी नेम्स को आपको याद करना है, हर लेयर का कुछ ना कुछ नेम होगा। ठीक है, तो पहली लेयर जो है उसको कहेंगे, आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि वेजिनैलिस वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये फीमेल में नहीं है, ये कहाँ है, मेल में। इसी तरीके से मिडिल कवरिंग जो होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
इसी तरीके से जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक, तो ये डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर लीजिए और ये तीनों लेयर्स आप टिप पर याद कर लीजिएगा कि कौन सी अंदर होती है और कौन सी बाहर और कौन सी बीच में। बीच में अगर हम मिडिल लेयर की बात करते हैं तो एल्बुजिनिया होगी, और इनर लेयर जो होगी वो वेस्कुलोसा होगी, और ट्यूनिका वेजिनैलिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। नोट करिए। हो गया। तो अब हमने सारी लेयर्स पढ़ ली हैं, अब हम अंदर वाली लेयर पे ही चलेंगे। ठीक, बाहर वाली लेयर से हमारा लेना देना ज्यादा नहीं है। ठीक, तो जो टेस्टिस होते हैं इस तरीके से, ठीक, ये हम अंदर वाली लेयर दिखा रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर चल रहे हैं, टेस्टिस के अंदर। ठीक, तो इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक कंपार्टमेंट को पकड़ना है। ठीक, तो उसके अंदर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सिंपली एक बात करते हैं हम लोग कि ये मान लो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ठीक, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसी के अंदर क्या बनेंगे बेटा, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक, और इसी के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। होता क्या है कि यहां पे होती हैं जर्म सेल्स इस तरीके से। ठीक, ये क्या हो गई, जर्म सेल। इन जर्म सेल्स को क्या कहोगे, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि ये हम प्लांट में भी पढ़ के आए हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ठीक, और यहीं पे अगल बगल कुछ सेल्स होंगी जिन्हें कहेंगे सर्टोली सेल्स। क्या कहेंगे, सर्टोली सेल्स। तो ये क्या करेंगी, नरिशमेंट देंगी, जैसे कि वहां पे टैपेटम दे रहा था प्लांट में, नरिशमेंट। ये डेवलपिंग जो हमारा स्पर्म है उसको क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक, और बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती हैं कुछ जगहों पे, है ना, इस तरीके से इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ठीक, या फिर इन्हीं को हम लेडिक सेल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। ये रिप्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स। कौन सा, एंड्रोजन। ठीक है, या टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, यही क्या है, जर्म सेल है, और यही क्या बनाएंगे बेटा, स्पर्म्स बनाएंगे। तो ये डायग्राम पूरा याद कर लीजिएगा, और इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा निश्चित है, जितना हमने आज पढ़ाया। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा कल, क्योंकि हम आधे घंटे से ऊपर आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। ओके, तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना है तो फटाफट हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और हम आपका पूरा एक बैच जो चल रहा है उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ताकि आप 2026 में ही सिलेक्शन लेकर के जाइए और मेडिको ज्ञानेंद्र का नाम ऊंचा कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।